डरावनी कहानी कब्रिस्तान में भूत। भाग 1। अरे जल्दी भाग, वो पीछे आ रहे हैं। तू ऐसा कर, इधर से भाग जा, दोनों साथ रहेंगे तो ज़्यादा खतरा है। तू मुझे उस मोड़ वाले कब्रिस्तान में मिल, मैं वहीं तेरा इंतज़ार करूँगा। रूपेश ने भागते हुए बब्बन से कहा। बब्बन ने हैरानी से पूछा, अंकित यार कब्रिस्तान में? रूपेश गुस्से में बोला, और क्या, ये रात का समय है, वहाँ पुलिस नहीं आएगी और वहाँ इस समय कोई नहीं होगा। तू बेकार के सवाल जवाब मत कर, बस जान बचाने की सोच। बब्बन ने कहा, चल ठीक है। यह कहकर बब्बन और रूपेश अलग अलग भागने लगे। पुलिस जो उनके पीछे पड़ी थी। बब्बन और रूपेश दो शातिर चोर थे। दोनों एक धर्म से जेवर और रुपए चुरा कर भाग रहे थे कि पुलिस को खबर मिल गई। और पुलिस ने दोनों को दौड़ा लिया। पुलिस से बचने के लिए दोनों ने रास्ते में पहले वाले कब्रिस्तान में छुपने का इरादा किया। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। उस पर ये बरसात का मौसम, बादलों ने भी गड़गड़ाहट शुरू कर दिया था। ऐसे में ना जाने कब बारिश होने लगती, कोई पता नहीं था। दोनों चोर अलग अलग रास्ते से भागने लगे और दोनों पुलिस वाले घनश्याम और आशीष भी उन दोनों का पीछा करते करते कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। कुछ देर बाद वह दोनों जाकर कब्रिस्तान में अलग अलग छुप गए। कब्रिस्तान में बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। बड़े बड़े पेड़ और घने अंधेरे में पुलिस वालों को कोई नहीं दिख रहा था। बरसाती मेंढक और झींगुर की आवाज़ से पूरा कब्रिस्तान गूंज रहा था। तभी इंस्पेक्टर घनश्याम ने हवलदार आशीष से कहा, गए साले, ये चोर नाक में दम कर रखा है। ज़्यादा दूर तक तो वैसे अभी गए नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए तो सिर्फ 2 ही रास्ते हैं और उनसे भी हम दोनों आए हैं। इसका मतलब है कहीं हैं। तभी आशीष ने कहा, सर ऐसा तो नहीं है दोनों कब्रिस्तान में छुपे हों। तभी घनश्याम ने हंसते हुए कहा, अरे क्या बात करते हो यार, इस कब्रिस्तान में लोग दिन में जाने से डरते हैं, तो भला रात में कौन जाएगा। वह भी ऐसी बरसात में। घास देख रहे हो यहाँ की कितनी बड़ी बड़ी हो गई। और तुम्हें भी इस शहर में कितने साल हो गए। सुना तो होगा ही कि इस कब्रिस्तान में जाने वाला शख्स कभी वापस नहीं आया, इसलिए 3-4 साल से इसमें लाशें दफन करना भी बंद कर दिया है लोगों ने। इस पर आशीष ने कहा, हाँ सर सुना तो है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को मानता नहीं हूँ। कुछ देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद घनश्याम ने कहा, चलो चलते हैं। इस बार तो ये साले बचकर चले गए, लेकिन अगली बार इनको ज़रूर दबोच लूँगा। ये सुनकर आशीष ने कहा, साहब हमें यहीं रुककर नज़र रखनी चाहिए थोड़ी देर, क्या पता दोनों कब्रिस्तान में हों और अभी निकलें। यह कहकर दोनों खड़े हो गए। इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अगर इन दोनों को जरा भी झाड़ियों की सरसराहट तक महसूस हुई होती तो आज तो उनकी खैर नहीं। इसलिए वो दोनों चुपचाप वहीं कब्रों के पास छुपे रहे कि तभी बादल ने गड़गड़ाना शुरू कर दिया और देखते देखते जोरों की बारिश होने लगी। जोरों की बारिश होने के कारण पुलिस वाले भी चले गए और जैसे ही वो गए, रूपेश और बब्बन ने एक दूसरे को कब्रिस्तान ढूंढ लिया। रूपेश ने ठंडी आह लेते हुए कहा, सच में यार आज तो इस कब्रिस्तान ने बचा लिया।
नहीं तो आज तो हम दोनों ही गए थे। जेल तो होती ही होती, साथ में इतना ज़्यादा माल भी चला जाता। जिंदा लोग तो काम आते नहीं, लेकिन मरे लोग हमारे कितने काम आ गए। हा हा हा। यह कहकर दोनों हंस पड़े। बब्बन बोला, लेकिन यार पुलिस यहाँ से तो चली गई, लेकिन वह हमें ज़रूर ढूंढेगी, अब क्या करें। रूपेश गुस्से से बोला, अरे यार तू बस रोता रहता है, आगे क्या होगा वो बाद में सोचेंगे, अभी तो माल देखते हैं। बब्बन ने फिर कहा, पर यार अब क्या करना है, ये तो सोच, बारिश भी सुबह तक रुकने वाली नहीं है। रूपेश ने कहा, करना क्या है, इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि रात भर कब्रिस्तान में ही रह जाएं, सुबह उठकर किसी वक्त निकल लेंगे यार। और वैसे भी अब पुलिस तो जा चुकी है। यह कहकर दोनों इधर उधर देखने लगे। बारिश जब और तेज हो चुकी थी और जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे, अब उसके नीचे भी धीरे धीरे पानी भर रहा था। इसलिए दोनों एक कब्र के ऊपर खड़े हो गए और बारिश से बचने का कोई उपाय सोचने लगे। तभी जोरदार बिजली कड़की, जिसकी चमक से उन्हें पूरा कब्रिस्तान दिख गया और वहीं एक कोने में एक जगह दिखी। रूपेश ने कहा, यार देख, वहाँ पर बैठने की जगह है, बड़ी सी टीन खड़ी पड़ी है, और जल्दी चल वहीं, वरना पूरी रात ऐसे बारिश में काटनी पड़ेगी। बब्बन ने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ यार, यह सही है, सही रहेगा, चल वहाँ आराम से बैठकर माल गिनते हैं। दोनों कब्रिस्तान से एक कोने में पड़ी टीन के नीचे आकर बैठ गए, जो शायद इसलिए लगाई थी कि अगर किसी को दफनाते समय बारिश होने लगे तो इसके नीचे बैठ सकें। दोनों बैठकर एक बैग खोलकर चुराया हुआ माल देखने लगे। चारों ओर बस बारिश शोर सुनाई दे रहा था और बिजली की चमक से बार बार इस कब्रिस्तान की सारी कब्र दिखाई दे जाती थीं, जो किसी भयानक मंजर से कम नहीं लग रही थीं। कौन जानता था कि ये कब्रें कितने सालों से मौत के आगोश में सोई हुई हैं। दोनों चोर चुराए हुए माल को देखने में मस्त थे कि तभी उन्हें पायल की आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। दोनों इधर उधर देखने लगे। वो आवाज़ इस तेज बारिश में भी इतनी साफ सुनाई दी कि उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे ही खड़ा हो। रूपेश ने कहा, इतनी रात को गए और इस बारिश में कब्रिस्तान के अंदर कोई औरत तो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये तू ही कर रहा है, चल दिखा कितनी वजनदार पायल चुराई है। बब्बन ने सुनकर भड़क गया और बोला, अब ये क्या बात कर रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये जरूर तेरा काम है, चल निकाल जो भी है छुपा रखा है। दोनों ने एक दूसरे को तलाश ली तो कुछ नहीं निकला और दोनों शांत हो गए। वे दोनों बिना ज़्यादा ध्यान दिए फिर नोट गिनने लगे कि तभी आवाज़ फिर आई और इस बार आवाज़ सिर्फ बब्बन को आई। बब्बन ने कहा, यार यहाँ कुछ गड़बड़ लगता है, ऐसा कर कहीं और छुप जाते हैं, चल, कि कब्रिस्तान में रहना ठीक नहीं लग रहा। रूपेश बोला, बकवास बंद कर यार, कितनी मुश्किल से जान बचाई है, तू क्या चाहता है, फिर से अपनी जान जोखिम में डाल लें, चुपचाप वहीं बैठा रह, तुझे पता है ना ये नया पुलिस वाला गिद्ध जैसी नज़र रखे है हम पर, क्या पता कहीं आसपास इस बारिश में ही हमें नोचने के लिए भटक रहा हो। और सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि अपने एक कड़कड़े नोट इस बारिश में भी कैसे भिगा लूँ यार। आधी रात तो गुजर गई है, आधी रात और गुजर जाएगी, समझा, अब देख के बताना कितना टाइम हो रहा है। बब्बन ने अपनी कलाई की ओर देखते हुए कहा, यार मेरी तो घड़ी ही कब्रिस्तान गेट से कूदते वक्त गिर गई थी, मैं बैग में पड़ी तेरी घड़ी देखकर बताता हूँ। उसने बैग से घड़ी निकाल कर कहा, 1:30 बज रहे हैं।